हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द सिविल की पढ़ाई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 2019-20 के पेपर के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 2020-21 का पेपर और उसके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, कि हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का बेसिक डेफिनेशन लिखना। चूंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं तो एक मार्क्स का समझ लीजिए दोनों है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो हम इसका बेसिक डेफिनेशन लिख के समझ लेते हैं और आगे आने वाली वीडियोस में हम इस पे डेडिकेटेड एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनके डायग्राम्स को भी बनाएंगे। तो देखते हैं शियर फोर्स का डेफिनेशन। इट इज द फोर्स दैट ट्राइज टू शियर ऑफ दिस सेक्शन ऑफ अ बीम, यानी ये जो हमारा फोर्स होता है शियर फोर्स, वो हमारे बीम के सेक्शन को शियर ऑफ यानी कि कट करने की कोशिश करता है। सपोज ये हमारा बीम है और कुछ हम इसका डायग्राम ऐसे अगर हम बना लेते हैं और यहाँ पर ये फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, तो ये फोर्स यहाँ से इस बीम के क्रॉस सेक्शन को ये कट करने की कोशिश करेगा। इसी को बोलेंगे हम शियर फोर्स, यानी शियर ऑफ करने की कोशिश करेगा, तो बोलेंगे इसको शियर फोर्स। इसको कैसे निकालते हैं? इट इज ऑब्टेन्ड एज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग नॉर्मल या नॉर्मल टू एक्सिस ऑफ बीम, यानी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ बीम। इसकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी हमारे बीम की, जिसको हम लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस भी बोलते हैं, इस बीम के एक्सिस के जितने भी फोर्सेज परपेंडिकुलर वर्क करेंगे उन सारे फोर्सेस को हम कंसीडर करेंगे उनके साइन कन्वेंशन के साथ, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ उनको कंसीडर करके जितने भी लेफ्ट साइड या राइट साइड के फोर्सेस होंगे किसी भी क्रॉस सेक्शन को कंसीडर करने के बाद उनका हम अलजेब्रिक सम निकालेंगे और इस तरह हम सारे फोर्सेस को कैलकुलेट करके एडिशन करके उनका शियर फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उसका शियर फोर्स का डायग्राम बनाएंगे। तो बेसिक डेफिनेशन यही है। ये जो शियर फोर्स होता है हमारा, वो हमारे बेंडिंग को कट करने की कोशिश करता है उस सेक्शन पे। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? इट इज द मोमेंट दैट ट्राइज टू बेंड द बीम। बेंडिंग मोमेंट जो होता है, ये जो जनरेट होता है, वो हमारे बीम को बेंड करने की यानी मोड़ने की कोशिश करता है। यानी अगर हम कुछ ऐसा एक बीम कंसीडर करें और इस बीम को अगर हम मान लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, सपोज कर लीजिए इसको, और यहाँ पर कुछ ऐसे ये कुछ कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। अब इस फोर्स की वजह से ये बीम का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, समझिए बीम का शेप कुछ ऐसे बेंड हो जाएगा। अब ये जो बीम बेंड होगी ये इसको बोलेंगे हम बेंडिंग मोमेंट। यानी कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट इज ऑब्टेन्ड एज अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेज अबाउट दिस सेक्शन, यानी कि इस सेक्शन पे, यानी कि अगर मान लीजिए ये फोर्स हमारा यहाँ कुछ लग रहा था, अभी ये जो सेक्शन होगा हमारा, ये सेक्शन अगर हम इसको कुछ कैसे कंसिडर करें एक्सेस सेक्शन, और इसको हम देखेंगे इस सेक्शन का हम यहाँ पे ऐसे फिगर बनाएं तो ये हमारा कुछ ऐसे बनेगा फिगर ऐसे, यानी जो ऊपर होगा ये हमारा होगा कंप्रेशन और जो नीचे हमारी होगी वो होगी हमारी टेंसाइल। इसको कंसीडर करने पे जो हमारे मोमेंट एक्ट करेंगे, यानी इस फोर्सेस, अगर कोई भी हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं, इस क्रॉस सेक्शन पे तो ये कट कर रहा है, लेकिन अगर हम कोई यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शन लेते हैं ए बी और इस ए बी सेक्शन से ये फोर्स जो है इस डिस्टेंस के थ्रू मान लीजिए डिस्टेंस वाई है, कितना मोमेंट जनरेट कर रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे हम अलग अलग फोर्सेस के लिए सारे मोमेंट को, तो उनको बोलेंगे हम बेंडिंग मोमेंट। और बेंडिंग मोमेंट को भी वैसे ही अलजेब्रिक सम इनका लेते हैं, यानी कि इनके साइन कन्वेंशन के साथ पॉजिटिव और निगेटिव के साथ हम कंसीडर करते हैं और इस तरह हम बेंडिंग मोमेंट्स को निकालते हैं। और इसके डायग्राम को जब हम बनाएंगे एक डायग्राम के थ्रू इसको शो करेंगे तो उसको बोलेंगे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्वेश्चंस को हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, तब तक के लिए हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं जो कि हम प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, हाउ डज अ रिजिड बॉडी डिफर फ्रॉम एन इलास्टिक बॉडी।
कि कोई भी रिजिड बॉडी जो है वो हमारी इलास्टिक बॉडी से डिफ़र कैसे करती है, यानी कैसे उसमें दोनों में अंतर क्या है। तो जब भी डिफरेंस पूछेगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम डिफरेंस को हम टेबल फॉर्म में दिखाने की कोशिश करें, ताकि पढ़ने में आसानी हो, पॉइंट्स को हम डिस्कस कर सकें और हमको अच्छे नंबर मिल सकें। तो इलास्टिक बॉडी का सबसे पहला हम देखेंगे पॉइंट कि ऑन अप्लाइंग लोड इट अंडरगोज डिफॉर्मेशन, यानी लोड अप्लाई करने पर इलास्टिक बॉडी सबसे पहली बात तो डिफॉर्म होती है। रिजिड बॉडी की क्या बात है कि ये डिफॉर्म नहीं होती है, डज नॉट डिफॉर्म। ऑन अप्लाइंग लोड इट डज नॉट डिफॉर्म। दूसरा पॉइंट क्या है इलास्टिक बॉडी का कि जब हम लोड लगाते हैं तो ये डिफॉर्म तो होती है, लेकिन ऑन रिमूवल ऑफ लोड इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, यानी जब हम उस पर से लोड हटा लेते हैं तो ये अपने ओरिजिनल साइज और शेप में वापस आ जाती है। चूंकि रिजिड बॉडी में डिफॉर्मेशन हुई ही नहीं तो इसका जो शेप और साइज होगा ये अनचेंज्ड रहता है, यानी ऑन रिमूवल ऑफ लोड शेप एंड साइज रिमेन्स अनचेंज्ड। तीसरा पॉइंट क्या है, डिफॉर्मेशन इज टेम्पररी, यानी डिफॉर्मेशन जो होगा हमारा वो परमानेंट नहीं होगा, ये टेम्पररी होगा। जब तक हम लोड लगाएंगे तब तक बॉडी डिफॉर्म होगी, और जैसे ही हम लोड हटा लेंगे तो वो अपने पुराने जो उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज होगा उसमें वापस हो जाएगा। चूँकि रिजिड बॉडी में डिफॉर्मेशन होता ही नहीं है तो डिफॉर्मेशन के टेम्पररी और परमानेंट होने की कोई बात ही नहीं है, तो रिजिड बॉडी में हम लिखेंगे नो डिफॉर्मेशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है डिफाइन सेंटर ऑफ मास एंड राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रेपेजॉइड। ये हमसे पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास का पहले डिफिनेशन, उसके बाद हमसे पूछ रहा है कोऑर्डिनेट्स बताने हमको ट्रेपेजॉइड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, तो इसको हम डिफिनेशंस के थ्रू समझ लेते हैं। सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट एट विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस, यानी सेंटर ऑफ मास जो हमारा होता है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे सभी दिशाओं में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है, द्रव्यमान का जो वितरण होता है वो समान होता है। और जब ये हम द्रव्यमान की बात करेंगे और सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो ये बेसिकली डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रेविटेशनल फील्ड, ये ग्रेविटेशनल फील्ड पे डिपेंड नहीं करता। और जबकि जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट को अपॉइंट करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट जो होगा हमारा वो सभी दिशाओं में समान होगा। तो जब हम वेट की बात करेंगे तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, W = m/g। तो अब यहीं से पता चल गया कि जो हमारा वेट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये होगा हमारा, इट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल फील्ड, ये हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड पे डिपेंड करेगा। तो बेसिकली दोनों में अंतर यही है मास और वेट में, कि जो हमारा मास होता है और जो सेंटर ऑफ मास होता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड पे डिपेंड नहीं करता और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को डिनोट करता है। और जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट इन इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस को डिनोट करता है, और ये जो होता है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड पे डिपेंड नहीं करता है। एक पॉइंट और देखने वाला ये है, द सेंटर ऑफ मास एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर इन सेम पोजीशन इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इन विच द ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट्स इज सेम फॉर्म। यानी कि अब हमसे ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेम पोजीशन पे लाई करेंगे इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इन विच द ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट्स स्टे इन फॉर्म, यानी कि जिसमें अब ऑब्जेक्ट जिस ग्रेविटेशनल फील्ड में लाई कर रहा है अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म कंडीशन में है तो उसको बोलेंगे कि हम सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही प्लेन में लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये छोटे छोटे डिफिनेशंस के थ्रू हम सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रेपेजॉइड। तो ट्रेपेजॉइड के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड जिसको हम वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल भी समझ सकते हैं कि ये ट्रेपेजॉइड है, और एक जनरल ट्रेपेजॉइड है जो कि कोई भी किसी भी तरह का ट्रेपेजॉइड हो सकता है जिसके कोई भी दो साइड्स पैरेलल हों, यानी वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हों। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिमेट्रिकल ट्रेपेजॉइड को। तो इसमें सिमेट्रिकल ट्रेपेजॉइड में क्या होता है कि ये समझ लीजिए कि हमारी अगर ये वाई एक्सिस है ऐसे करके, ये हमारी वाई एक्सिस है,
इसके अकॉर्डिंग ये सिमेट्रिकल है, यानी कि अगर इस वाले साइड को, जो ये साइड हमारा है, इसको यहाँ से फोल्ड करके ऐसे पलट दिया जाए तो ये सेम ओवरलैप कर जाएगा, बुक की तरह ये ओवरलैप कर जाएगा एक दूसरे को, कोई भी साइड किसी से बाहर नहीं जाएगी। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिकल। अब इस पे बात करेंगे तो जो हमारा एक्स बार लाई करेगा, एक्स बार लाई करने का मतलब ये कि जो हमारी वाई एक्सिस, जो हमने इसको माना है, जो हमने इसको वाई एक्सिस मानी है, इससे जो हमारा डिस्टेंस होगा ये कितना होगा हमारा, ये उतना ही होगा जितना ये हमारा b होगा उसका हाफ, इस b के हाफ के बराबर। यानी हम इसको कह सकते हैं ये जो हमारी यहाँ से यहाँ दूरी होगी ये हमारी होगी x बार, तो ये हो जाएगी हमारी b/2। अब हमने इसको x बार कहा जिसको इस फिगर में cx से डिनोट किया गया है, तो ये हो गया हमारा b/2। अब cy का ही फार्मूला असल है इस वाले आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड में। cy का फार्मूला है h/3 इंटू 2ab अपॉन a प्लस b। इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है कि b प्लस 2a अपॉन 3a प्लस b इंटू h, कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो बात वही हुआ, किसी भी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा। अब बात करते हैं हम ये नॉर्मल ट्रेपेजॉइड की। अब नॉर्मल ट्रेपेजॉइड में ये हुआ कि अब इसको देखेंगे कि जो हमारा ऊपर का साइड है, ये जो ऊपर साइड हमारा ए है, वो वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो उसको देखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा c डिस्टेंस पे, और ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा ओ से मान लीजिएगा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से कोई बात ही नहीं। तो जब इसमें जो x बार होगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा, तो उसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है। जनरली हम याद करते हैं ये आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड का ही फॉर्मूला, और इसी पे क्वेश्चंस आते हैं, जो कि इसके क्वेश्चंस थोड़े आसान होते हैं लगाने, इसीलिए इसी क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं। अब इस ट्रेपेजॉइड का भी फार्मूला देखते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab प्लस bc प्लस 2ac, इसको ऐसे नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, अपॉन 3a प्लस b। ये हो गया हमारा x, जो हम cx बोलें या फिर x बार बोल सकते हैं इसको अपने टर्म में। और cy का फार्मूला सेम वही है जो कि हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड का था, h इंटू 2a प्लस b अपॉन 3 इंटू a प्लस b। और एरिया के भी फार्मूला सेम वही है, a प्लस b अपॉन 2 इंटू h, दोनों के फार्मूले सेम वही हैं। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रेपेजॉइड की जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको कैसे हम निकालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा डिफाइन वर्क एंड पावर, कि वर्क एंड पावर को डिफाइन कीजिए और इनके न्यूमेरिकल राइट द मैथमेटिकल रिलेशन एंड SI यूनिट, इनके मैथमेटिकल रिलेशंस और SI यूनिट को दिखाइए। तो वर्क का हम डिफिनेशन देखते हैं। वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी हम इसको अगर यहाँ पर ऐसे लिखें, W इज इक्वल टू एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट को अगर हम S से दिखाएं तो F इंटू एस, यानी ये हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन मीटर को ही हम जूल भी बोलते हैं। तो जो इसकी SI यूनिट है बेसिकली उसको जूल से डिफाइन किया जाता है। पावर क्या होता है? पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन, यानी कार्य करने की क्षमता को, बेसिकली हम ऐसे बोलते हैं कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। अब इसको आसान भाषा में क्या बोलते हैं? द कैपेसिटी ऑफ एन इंजन और अ मशीन यूज्ड टू डू वर्क इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड, यानी जो हमारी कैपेसिटी होती है किसी इंजन की या फिर किसी मशीन की, जो कैपेसिटी होती है काम करने की, उसको हम पावर से रेट करते हैं। जो SI यूनिट होती है इसकी होती है जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड आता कैसे है कि हमारा जो पावर का, अगर हम पावर और वर्क में रिलेशन देखें तो हमारा होगा पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, यानी W अपॉन T, यानी इसका हो जाएगा जूल पर सेकेंड। ये होगा हमारा SI यूनिट जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को ही हम वॉट बोलते हैं, वॉट कि ये कितने वॉट की मोटर है। और इसके अगर बड़े यूनिट की बात देखें तो किलोवाट भी आता है, एक हॉर्स पावर भी आता है, और एक हॉर्स पावर को हम जनरली अगर हम देखें 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट,
यानी 1 हार्स पावर होता है 746 वाट। हम अब जब बेसिकली जो हमारे घर में पानी चलाने वाला मोटर होता है उसको बोलते हैं ये 1 हार्स पावर का, ये 1.5 हार्स पावर का है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से हम बेसिक डिफिनेशंस के साथ इसको समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को आपको मतलब उसका डिफिनेशन भी लिखना है और उसको प्रूव भी करना है। तो पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, चूंकि क्वेश्चन बड़ा है तो पहले डिफिनेशन देख लेते हैं फिर आगे प्रूव करेंगे। डिफिनेशन हमारा कहता है फॉर 2 और मोर बॉडीज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम एक्टिंग अपॉन ईच अदर देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। यानी कि कोई भी एक ऐसा सिस्टम जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो बॉडीज़ हैं वो एक्ट कर रही हैं आपस में, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उनका पहले का इंडिविजुअल मोमेंटम और बाद में एक सिस्टम बनने के बाद मोमेंटम, दोनों जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। यानी कि अब इससे ये कहा जा सकता है देयरफॉर मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यानी मोमेंटम ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उनका जो मोमेंटम होगा अपना इंडिविजुअल, वो बाद में सिस्टम का भी मिलकर वही मोमेंटम बनाएगा और ये मोमेंटम कंजर्व होगा। अब इसका प्रूफ कैसे होता है उसको देख लेते हैं। तो डेरिवेशन काफ़ी बड़ा है, एक दफ़ा देख लेते हैं मोमेंटम का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो उसका डेरिवेशन कैसे होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट ए ऑन by an object A on object object B exerts back an equal force in magnitude but opposite in direction। यानी किसी अगर कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है, एक फोर्स लगाती है, तो B भी उतना ही फोर्स पीछे लगाएगी अपने, लेकिन मैग्नीट्यूड में तो एक समान होंगे लेकिन जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। यानी कि अगर A, ये समझिए A है और ये समझिए B है, अगर A ने इस पे ऐसे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में तो जो B की फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में, यानी कि B की फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। तो यही ये बोल रहा है कि अब इसी आइडिया को, न्यूटन का ही आइडिया है दोनों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी और जो न्यूटन थर्ड लॉ, तो नाम से ही लग रहा है न्यूटन थर्ड लॉ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में न्यूटन ने इसी अपने तीसरे नियम का इस्तेमाल किया है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कोलाइडिंग पार्टिकल्स A और B जिनके मासेस m1 और m2 हैं, उनको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ u1, यानी समझिए कि A की इनिशियल वेलोसिटी u1 है और फाइनल वेलोसिटी v1 है, और B की इनिशियल वेलोसिटी u2 है और फाइनल वेलोसिटी v2 है। इसको ऐसे कंसीडर करेंगे। एंड द टाइम ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू पार्टिकल्स इज गिवन एज t, और ये t टाइम पे ये आपस में एक कोलाइड कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि A का मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, यानी बेसिकली इसको इम्पल्स भी बोल सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो चेंज इन मोमेंटम A होगा मास, यानी जो m1 उसका मास हमने कंसीडर किया है, और उसके वेलोसिटी में चेंजेस क्या होंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी u1। उसी तरह हम B को लिखेंगे, B उसका मास और उसके जो वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे उसको लिखेंगे m2 इंटू v2 माइनस u2। और उसके बाद जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो हम एप्लीकेशन इस पे लगाएंगे कि F का मतलब जो F होगा फोर्स जो BA पर लगा रही है, जो BA पर लगा रही है, मतलब फोर्स ऑफ, इसको ऐसे पढ़ते हैं जब ऐसे कोई चीज़ लिखी होती है FBA, इसका मतलब ये हुआ फोर्स ऑफ B ऑन A, इसको ऐसे पढ़ते हैं। और इज इक्वल टू माइनस इनटू फोर्स ऑफ A ऑन B, यानी अब जो इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बस बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इसको कंसीडर करके न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देखेंगे। और उसके बाद जो हमारा आएगा
उसको देखेंगे कि एफ ऑफ यानी फोर्स ऑफ बी एट ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स इक्वल टू क्या होता है m इंटू जी, यहाँ पर g नहीं, यहाँ पर a देखेंगे जो इसका बिना ग्रेविटी, इसको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को नहीं देखेंगे हम, ओनली एक्सीलरेशन देखेंगे m2 इंटू a2। तो इसको कंसीडर करते हैं m2 इंटू, अब a2 की जगह लिखेंगे हम v2 माइनस u2 अपॉन t, यानी वेलोसिटी में जो परिवर्तन आएगा, जो चेंजेस आएंगे उसको देखेंगे, a2 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। उसके बाद यही सेम ये करेंगे, a1 की जगह हम लिखेंगे v1 माइनस u1 अपॉन t। अब इन दोनों को चूंकि एफ बी ऑफ ए एंड फोर्स ऑफ ए एट बी, इन दोनों को ऐसे माइनस में करके लिखा हुआ है, तो ऐसे हम सेम टू सेम इसको यहाँ पर उसको इक्वल फॉर्म में लिख देंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें बेसिकली बताता क्या है कि बिफोर कोलिजन, यानी ए और बी के कोलाइड होने के पहले जो इनके मोमेंटम थे, यानी कि m1 u1 अगर हम बात करें ए का मोमेंटम, और m2 u2 अगर हम बात करें बी का मोमेंटम, ये अलग अलग मोमेंटम हम कंसीडर कर रहे हैं इनके इंडिविजुअल, इनकी इनिशियल वेलोसिटी के, जो इनके कोलिजन यानी कोलाइड होने से पहले थे। और कोलाइड होने के बाद अगर ये m1 v2 और m2 v2, यानी ये A का फाइनल मोमेंटम और B के फाइनल मोमेंटम, ये दोनों आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं। ये जो इक्वेशन हमारा निकल के आया है, इससे पता चलता है कि ये दोनों इक्वल हैं। अब यही हमको बताता है कि जो इसके मोमेंटम होता है वह कंजर्व होता है, वह बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। अगर कोई भी, हम अपने पिछले स्लाइड पे जाके इसका फिर से देख लेते हैं कि फॉर टू और मोर बॉडीज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम एक्टिंग अपॉन ईच अदर देयर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, इसका जो मोमेंट होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा अगर ये आपस में कोलाइड करते हैं या फिर उनका जो भी होता है। जब तक मोमेंट सेम रहेगा, जब तक कि उन पे कोई बाहर से कोई फोर्स अप्लाइड ना हो। तो हमने यहाँ पर देखा कि इसमें बाहर से कोई फोर्स अप्लाइड नहीं हुआ, बस ये इनके मास थे कुछ और ये अपने कुछ इनिशियल वेलोसिटी से चल रहे थे, और फिर ये इनका आपस में कोलिजन हो गया और उनका वेलोसिटी अलग अलग हो गया, v1 और v2। तो ये बताता है कि कोलाइड होने से पहले का उनका अलग अलग जो मोमेंटम होगा उसका एडिशन, और जो कोलाइड होने के बाद जो मोमेंटम होगा उन दोनों का एडिशन होगा, वो सेम ही आएगा, यानी उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इससे ये पता चलता है कि मोमेंटम कहीं इधर उधर जा नहीं रहा है, यानी मोमेंटम ना तो क्रिएट हो रहा है नया और ना ही तो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनालिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स एंड लोडिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ सपोर्ट लिखना है और लोडिंग सिस्टम लिखना है। टाइप्स ऑफ सपोर्ट देख सकते हैं, सिंपल सपोर्ट ऑफ और नाइफ एज सपोर्ट, एक सपोर्ट होता है, एक रोलर सपोर्ट होता है, एक पिन जॉइंट और हिंज्ड सपोर्ट होता है, एक होता है स्मूथ सरफेस सपोर्ट, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शनलेस सपोर्ट, फिक्स्ड और बिल्ट इन सपोर्ट जिससे फिक्स्ड बीम बनता है। अब इन्हीं के नाम से अलग अलग बीम भी बन जाते हैं। सिंपल सपोर्ट वही अगर वो बताते हैं हम सिंपल टाइप की बीम, सिंपल सपोर्टेड बीम, तो उसमें हम पिन जॉइंट नहीं सॉरी सिंपल सपोर्ट और रोलर सपोर्ट से हम मिलाकर बनाते हैं सिंपल सपोर्टेड बीम। फिर एक तरफ फिक्स्ड रहेगा और एक तरफ फ्री रहेगा तो उसको हम बोलेंगे कैंटिलीवर बीम। दोनों तरफ फिक्स रहेंगे, दोनों तरफ फिक्स रहेंगे तो उनको बोलेंगे कि फिक्स्ड बीम। इसी तरह हम इसी सपोर्ट से बीम बनाएंगे। अभी इसको आगे हम किसी और वीडियो में अच्छे से इसको फिगर सही समझेंगे। लोड्स देख लेते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड लोड, यानी कि ऐसे कोई बीम है, इस पे ऐसे लोड लग रहा है, इसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे है और ऐसे लोड पूरा, यानी किलो न्यूटन या फिर न्यूटन पर मीटर के हिसाब से ये डिसाइड होता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यानी ये लगातार वेरी कर रहा होता है। अगर कुछ ऐसे बनाए हम, ऐसे लोड ऐसे कुछ बनाए, ये लगातार मतलब वेरी कर रहा होता है हमारा, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अभी फिलहाल इसको बस ऐसे ही समझते हैं।
और आगे आने वाली वीडियोज़ में हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। आगे आते हैं, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पहले इसकी अंग्रेजी आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हैज अ रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ एडजस्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड सो एज टू बिकम एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स विच टेंड्स टू प्रोड्यूस मोशन। यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अपने आप को जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसके हिसाब से एडजस्ट करे, ताकि थोड़ा सा बैलेंस, वो बॉडी की बैलेंस बना पाए। यानी कि जो ऊपर से अप्लाइड फोर्स हो रहा है, नीचे से भी फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, जो सरफेस लगाने की कोशिश करेगा, वो यही रहेगा कि ऊपर के अप्लाइड फोर्स से बाहर हो जाए, बराबर हो जाए। लेकिन जब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी स्टार्ट कर देती है मूव करना, और फ्रिक्शनल फोर्स उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स होती है, जिसके बाद यानी अब बॉडी जस्ट मूव करने वाली ही होती है, उसके वहाँ तक यानी उस लिमिट तक जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारी फ्रिक्शनल फोर्स की, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी बॉडी जो अभी मूव करना शुरू होती है, उस वक्त की जो फ्रिक्शनल फोर्स उस पर लग रही होती है, एकदम लगती है कि बस अब बॉडी मूव ना कर पाए लास्ट पोजीशन पे, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। सबसे ज़्यादा वैल्यू ऑफ जो फ्रिक्शन होता है वो इसी लिमिटिंग फ्रिक्शन का ही होता है। आप ऐसे ग्राफ में देख सकते हैं, ये जो ग्राफ बना हुआ है इसमें ये स्टैटिक कंडीशन है और ये काइनेटिक कंडीशन है। अब स्टैटिक कंडीशन में अब ऐसे तो है, काइनेटिक कंडीशन में फ्रिक्शन समझ लीजिए कि फ्रिक्शन बस इतना ही फ्रिक्शन लग रहा है। ये जो काइनेटिक कंडीशन का फ्रिक्शन है, समझिए कि काइनेटिक कंडीशन में सिर्फ इतना ही, दिस वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन वर्क्स, बट स्टैटिक में इतना लग रहा है, स्टैटिक में जो फ्रिक्शन है वो इतना लग रहा है, और इतना जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, क्योंकि स्टैटिक में ये भी यहाँ भी लग रहा होगा, यहाँ भी लग रहा होगा, यहाँ भी लग रहा होगा, लेकिन चूंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे हाईएस्ट होती है, इसलिए जो ये पॉइंट है ये सबसे लास्ट पॉइंट है। यानी इसी के बाद यहाँ तक यही जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन की ये वैल्यू कहलाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इसी पॉइंट के बाद अब इससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देंगे तो ये बॉडी मूव करना शुरू हो जाए, यानी काइनेटिक कंडीशन में आ जाएगी। तब इसके फ्रिक्शन की वैल्यू अचानक घटती है और ये घटकर कुछ ऐसे हो जाएगी। अब फ्रिक्शन की वैल्यू सिर्फ इतनी रहेगी काइनेटिक कंडीशन में। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा फोर्स का सबसे जो फ्रिक्शनल फोर्स का सबसे हाईएस्ट लिमिट होता है वो लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि बॉडी जस्ट मूव करने वाली ही होती है, उस वक्त जो फ्रिक्शन वर्क करता है बॉडी पे उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन डी अलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। डी अलम्बर्ट साहब ने क्या बोला था भाई? डी अलम्बर्ट्स प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम एंड द रिजल्टेंट इनर्शिया फोर्स आर इन इक्विलिब्रियम। बेसिकली ये कहता क्या है, मैथमेटिकली रूप से देखें तो जो हमारा ये फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम यानी एक्सटर्नल फोर्स हम इसको बोल सकते हैं, और जो रिजल्टिंग इनर्शिया फोर्स है यानी कि m इंटू ए जो इसके इनर्शिया के कारण इसमें होता है, उसको बोलेंगे कि वे दोनों इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा जीरो होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस जीरो होना चाहिए। इसी को बोलते हैं डी अलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, इसको आगे हम देखेंगे किसी और वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो इसको भी चूंकि ये भी डिफरेंस ही पूछ रहा है तो इसको हम उसी टेबल के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी हमारी रेस्ट पोजीशन में है और उस पर कोई फोर्स हमने अप्लाई किया और वो बॉडी थोड़ी सी डिस्प्लेस हुई, तो जैसे ही हम फोर्स अप्लाई जो करना कम करेंगे या बंद करेंगे, वो सीधे अपने रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिन, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। इसी को बोलेंगे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि वो अभी स्टेबल है,
वो बिल्कुल ही डिफॉर्म हो गई, बिल्कुल ही डिस्प्लेस नहीं हो गई, ऐसे बोल सकते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करेंगे? अ बॉडी इज सेड टू बी इन एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट डज नॉट रिटर्न बैक, अगर ये रिटर्न बैक नहीं होती और अपने पोजीशन को ये वापस रिगेन नहीं करती डिस्प्लेस होने के बाद, यानी कि जैसे हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और वो अपने रेस्ट पोजीशन में थी और वो थोड़ी सी डिफॉर्म हो गई, थोड़ी सी डिस्प्लेस हो गई, और उसके बाद उसने अपना शेप जो है वो डिस्प्लेस अपने जो पुराने पोजीशन पे थी उस पोजीशन पे नहीं आई, तो उसको बोलेंगे अनस्टेबल, यानी वो अनस्टेबल है, वो स्टेबल नहीं है, उसको बोलेंगे हम अनस्टेबल। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं, दिस हैपेंस व्हेन सम स्टेबल इक्विलिब्रियम का, दिस हैपेंस व्हेन सम एडिशनल फोर्स सेट्स अप ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट एंड ब्रिंग्स द बॉडी बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम में कुछ ऐसे फोर्स हम लगाते हैं जो कि बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन में वापस करने में, जो बॉडी की ओरिजिनल पोजीशन है डिस्प्लेस होने के बाद से और अपने ओरिजिनल पोजीशन में डिस्प्लेस होने के पहले जो बॉडी के रेस्ट पोजीशन थी उसमें आने के लिए जो हम कुछ फोर्स लगाते हैं उसको बोलते हैं, और उसी फोर्स के कारण वो बॉडी स्टेबल होती है, इसीलिए उसको बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि जब हम एडिशनल फोर्स लगाएंगे बॉडी को मूव कराने के लिए, यानी जो उसके रेस्ट की पोजीशन होगी हम बॉडी को उससे मूव कराने के लिए वो फोर्स लगाएंगे, तो उसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में एक और है, स्मूथ सिलेंडर लाइंग इन अ कॉनकेव सरफेस, यानी कि एक कॉनकेव सरफेस ऐसे है, ऐसे बना दिया आपने, और ये आपने सिलेंडर ऐसे रखा हुआ, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि सिलेंडर का आपका ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा होगा, सिलेंडर कुछ ऐसे रखा होगा, ऐसे रखा होगा ये सिलेंडर कुछ आगे, और ये इसका जो है आप देख रहे हैं सामने वाला पोर्शन। अब ये सिलेंडर ऐसे एक कॉनकेव सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये सिलेंडर अब यहां पर स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा क्योंकि ना तो इधर जा सकता है ऊपर, और ना अगर ये जाएगा भी ये दोनों तरफ से ऊपर तो फिर आके यहीं पर सेंटर में आके रुक जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स सरफेस पे बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे बनाते हैं कोई सरफेस, और इस पे कोई ऐसा सिलेंडर रखते हैं, तो ये कभी यहां पर स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि सरफेस स्मूथ है और सिलेंडर भी स्मूथ है, तो ये चला जाएगा इधर, ये या फिर चला जाएगा इधर, और फिर यहां पर आने का ऐसा कोई दूसरा चांस नहीं है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा अनस्टेबल, और ये जो कॉनकेव वाला होगा ये होगा हमारा स्टेबल। तो अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम में बेसिकली यही थोड़ा सा डिफरेंस है, हम पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। अपने लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेट पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम को आप डिफाइन करिए और रेडियस ऑफ जाइरेशन को भी डिफाइन करना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है? इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इन द प्लेन ऑफ एन एरिया is equal to the sum of moment of inertia about a parallel centroidal axis and the product of area and square of the distance between the two parallel axes. Parallel axis theorem क्या कहता है कि अगर हमको ऐसे निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रोइडल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उस बॉडी का एरिया निकालेंगे, और उस सेंट्रोइडल एक्सिस से जो नई वाली एक्सिस है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर करके एरिया में मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसका फिर सेंट्रोइडल एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऐड कर देंगे, तो हमारा नया वाला जो निकलेगा वो हो जाएगा हमारा उस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जस्ट इट। अब इसी में पूछ रहा है कि डिफाइन रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ जाइरेशन इज डिफाइंड एज दैट gives up to a point where the entire area is assumed to be concentrated. एंड रेडियस ऑफ जाइरेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमको एक ऐसी एक्सिस देता है उस प्लेन के एरिया के उस पॉइंट से जहां पे हम पूरे एरिया को कंसंट्रेट समझते हैं, यानी कि अगर कोई ऐसे एरिया है और
प्लेन है और उसका ये एरिया समझ लिया। हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि उसका पूरा एरिया है कंसंट्रेटेड इस पॉइंट ए पे, सॉरी पॉइंट दूसरा मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने ए को क्रॉस सेक्शनल एरिया माना है, तो हम पॉइंट इसको मान लेते हैं ओ, और ये हम किसी एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं। तो अभी यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे हम स्मॉल के से, यही होगा हमारा रेडियस ऑफ जाइरेशन। यानी इट इज द डिस्टेंस विच व्हेन स्क्वायर्ड एंड मल्टीप्लाइड बाई एरिया गिव्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट एरिया। अब हमको इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं कि इस डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे और इसके इस बॉडी के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये निकल जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसी यहाँ के से हम के की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ आई अपॉन ए, जहाँ पर के होगा हमारा रेडियस ऑफ जाइरेशन, आई होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ए होगा हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये हो गया हमारे पूरे 10 क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बड़े दे दिए थे इन्होंने। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप इस सब का जो है PDF पाना चाहते हैं इस सारे क्वेश्चंस के, तो आप टेलीग्राम पर सिविल की पढ़ाई सर्च करके, या फिर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को पा सकते हैं और वहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आप ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।